गुड इवनिंग। यूपीएससी पीटी और प्रीलिम्स का के साथ है कि दो इम्पोर्टेंट कोटेशन इसके लिए होता है। एक होता है कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई पहले पीटी की तैयारी करें कि पहले मेंस की तैयारी करें, चलते रहता है। तो उसका रिप्लाई ये होता है कि अगर मेंस पीटी नहीं पास करेंगे तो मेंस की तैयारी का क्या फायदा। क्या हमने कहा? पीटी नहीं पास करेंगे तो मेंस की तैयारी का क्या फायदा। सही बात है। तो यहीं पे एक दूसरा सेंटेंस कहा जाता है कि अगर मेंस की तैयारी नहीं है तो उस पीटी पास करने से क्या फायदा। मेंस की तैयारी नहीं है तो उस पीटी पास करने से, ये वाला भी सही लग रहा है। तो दोनों में ज्यादा सही कौन सा है? नहीं समझे, नहीं सुने। हमने कहा कि पीटी नहीं पास करेंगे तो मेंस की तैयारी से क्या फायदा, और दूसरा वाला क्या कहता है कि मेंस की तैयारी नहीं है तो उस पीटी पास करने से क्या फायदा। तो पटना में लोग ये पहला वाला बोलते हैं और दिल्ली में लोग दूसरा वाला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में रहने में ज्यादा खर्चा होता है। दिल्ली तक में दिल्ली तक कोई तैयारी करने के लिए अगर पहुंच गया है, इसका मतलब वो ज्यादा गंभीर है। गंभीरता का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका अल्टीमेट गोल तो इस बात का है कि भाई आपको सिलेक्शन पाना है। भाई आप ऐसा तो है नहीं कि पीटी पास करके और चारों तरफ भारत माता की जय, भारत माता की जय करवा लिए, अपना अपना जय जयकार करवा लिए, तो उसे क्या फायदा होगा। मैंने अल्टीमेटली तो इज्जत इस बात में है कि रोल नंबर दिख जाए। क्योंकि रोल नंबर अगर नहीं दिखा तो फिर दोबारा जब एग्जाम होगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये पीटी काम आएगा। एक ये है। तो सही तरीका यही कहता है कि पहले, क्योंकि अब मान लो 30 सितंबर को पीटी होगा, हर बार इसी तरह का डेट है कैलेंडर के अकॉर्डिंग। उसके बाद 3 महीने का टाइम होगा। तो आप 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपने सालों समय दिया। जब से तैयारी शुरू की है तो पीटी से ही तैयारी शुरू किया, पढ़ते रहा पढ़ते रहा पढ़ते रहा, जाके पीटी दे आया। और उसके बाद 3 महीने का टाइम मिला। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें भी दिवाली भी आएगा, वो तो मनाना ही मनाना है। वो भी पीटी पास किए हैं तो कॉलर थोड़ा ऊंचा रहेगा। तो मोटा मोटी 2.5 महीने का टाइम मिला। तो 2.5 महीने के टाइम में आप जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, एसए ऑप्शनल का भी है, तो ये सारा तैयारी, और उसमें भी कमांड ओवर कंटेंट, क्योंकि वहां पे लिखना है। यहाँ तो चारों ऑप्शन दिया रहता है, उसमें आपका परसेप्शन भी काम करता है, आपका नॉलेज अनुमान भी काम करता है। लेकिन वहां तो बिना बिना याद के एक सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे। वहां तो याद काम करता है ना। जैसे नहीं होता है कोई क्वेश्चन पूछे तो लोग बोलते हैं अच्छा इसका ऑप्शन बताइए। क्यों ऑप्शन पूछते हैं? ऑप्शन बताइए। क्योंकि ऑप्शन बताइए तो उनको लगता है कि ऑप्शन बताएंगे तो अपने आप याद आ जाएगा। और वही लेकिन लिखने में जब जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे वहां तो कोई ऑप्शन नहीं है, वहां तो वही जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका आपको रिप्लाई करना है। तो वहां पे दोनों बातें हैं, है कि प्रिपरेशन भी है, प्लस रिवीजन भी है, प्लस क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी है। ये तीनों काम आप 3 महीने में नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं होता कि एक बार पीटी, एक बार मेंस और एक बार इंटरव्यू। ऐसा भी नहीं होता है कि इस बार पीटी पास कर लेते हैं, अगली बार मेंस पास करेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। तो फिर वही बात है कि ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा है कि प्रीलिम्स का एग्जाम देने से पहले मेंस की तैयारी को कंप्लीट कर लें, जिससे कि सितंबर के बाद जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम हो, उसमें केवल रिवीजन और क्वेश्चन आंसर राइटिंग लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें? केवल रिवीजन। जैसे आपके पास जो 7 कॉपी है मेंस का, जीएस का, और 3-4 कॉपी है एसए का, ये आपके पास बिल्कुल रेडी है। और आप उसको पूरे सप्ताह भर हिस्ट्री कल्चर को आपने पढ़ा और संडे को आके टेस्ट दिया। पूरे सप्ताह भर इकोनॉमिक्स को पढ़ा और आके टेस्ट दिया। पूरे सप्ताह साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ा और आके टेस्ट दिया। और फिर जो कमी उसमें कमी नजर आया उसको फिर उस तरह से प्लान बना करके और उसके अकॉर्डिंग, मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग पूरे दिन के टाइम को 2 पार्ट में बांट लिया। एक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर टेस्ट में जो कमी नजर आया उसको दूर करने के अकॉर्डिंग।
और उसके बाद और फिर वही बात है कि हमने क्या किया हुआ है कि मैंने जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सबसे आसान वाला काम हमने आस्था आईएएस में अपने जिम्मे मैंने आसान वाला काम पूरे कॉम्पिटिटिव फील्ड में सबसे जो आसान एग्जाम है वो हमने अपने जिम्मे ले रखा है आस्था आईएएस में। क्या यूपीएससी नहीं, तो जो हमने सबसे आसान वाला काम ले रखा है, हमने डिफिकल्ट वाला काम नहीं लिया हुआ है, क्योंकि इस एग्जाम से ज्यादा कंफर्म तरीके से मैंने कहा जाता है ना कि अचीवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट्स अप्लाइड। फिजिक्स में जाते हैं तो एक होता है ना, दो तरह का होता है, एक होता है समानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। एक होता है प्रोपोर्शनेट और दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यूपीएससी क्या है, प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल है, माने थोड़ा भी इसमें कोई आपका जो एफर्ट्स और आउटपुट में कोई आपको 0 पॉइंट कुछ जोड़ने की, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एकदम 100% जितना यूनिट आप देंगे इनपुट्स एफर्ट्स के रूप में अप्लाई करेंगे, 1857 जितने ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही उसका वो पूछा ही जाएगा। 1857 अगर पढ़ के जाते हैं तो पूछा जाएगा। उस तरह से मान लो पटना कलम अगर पढ़ के जाते हैं तो पूछा जाएगा, संथाल पढ़ के जाते हैं तो पूछा जाएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ के जाते हैं तो पूछा जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसा एग्जाम है। तो इसमें कहा जाता है कि ये जीवन में कोई भी यूथ है अगर सरकारी नौकरी चाहता है तो उसको ये एक ऐसा एग्जाम है जो रिस्क वर्दी एग्जाम है। जैसे कई बार यूपीएससी, मान लो नीट की तैयारी, आप जेईई की तैयारी, वो उसको आप रिस्क वर्दी एग्जाम, कई बार जोखिम ज्यादा होता है, कोई जरूरी नहीं है कि पास करेंगे। लेकिन इस एग्जाम में अगर कोई नहीं पास करता है तो उसके लिए सिस्टम दोषी नहीं है, उसके लिए सिलेबस दोषी नहीं है, उसके लिए क्वेश्चन दोषी नहीं है, उसके लिए कोचिंग दोषी नहीं है। कौन दोषी है? विद्यार्थी दोषी है, पूरी तरह से विद्यार्थी दोषी है। क्योंकि ये सेम सिस्टम यूपीएससी 100% फेयर है, और मैं ये नहीं बोल सकता कि 1-8% कहीं कुछ होता होगा, लेकिन अदरवाइज हमने जो देखा है उसके अकॉर्डिंग 100% फेयर एग्जाम होता है बीपीएससी में। क्योंकि जिस तरह से तो सिस्टम, जैसे कई बार होता है कि अब सोचो नीट का ही एग्जाम हुआ, यहाँ पेपर आउट वहां पेपर आउट, बीपीएससी में ये सब नहीं होता है। जब होता है तो पेपर ही कैंसिल कर देते हैं वो, अब पेपर कैंसिल करके, हाँ बैठो, पेपर कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो सोच के देखो, तो बीपीएससी का इसका मीनिंग क्या है कि सिस्टम बीपीएससी का ओके है बिल्कुल। मैं अतुल प्रसाद जी से मिला हूँ, अतुल प्रसाद जी के अकॉर्डिंग चाहे जिस तरह से उन्होंने किया, जितना कड़ाई उन्होंने किया कि जिससे कि एक बार पेपर आउट हुआ था फिर दोबारा पेपर आउट बीपीएससी का नहीं हुआ, कोई आरोप नहीं लगा। तो बीपीएससी का पेपर आउट नहीं होता, इसका मतलब फेयर एग्जाम, बीपीएससी बिल्कुल फेयर एग्जाम होता है। बीपीएससी का जो क्वेश्चन है, चाहे पीटी का क्वेश्चन हो चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, आप वो प्रेडिक्टेबल है, माने अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन नहीं आता है कि सिर के ऊपर से चला गया, या एग्जाम दे करके बाहर निकलने पर अगर कोई पढ़ के गया है तो वो दुखी कभी नहीं निकलेगा वहां से, अच्छा एग्जाम जाएगा उसका, अगर आपने ठीक से उसके स्ट्रेटजी को फॉलो किया है तो, चाहे पीटी का हो चाहे मेंस का हो। तो सिस्टम भी ठीक है, एग्जाम भी ठीक है। एग्जाम में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है एग्जाम में। जीएस के पेपर के कौन सा क्वेश्चन है जो रॉकेट साइंस है? भाई 150 क्वेश्चन आता है, 150 क्वेश्चन में 91 कट ऑफ गया था पिछली बार जनरल कैटेगरी का, 91 गया था। कितना क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने के लिए था? 59 क्वेश्चन, और 59 क्वेश्चन सोच के देखो कि 1/3 क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए है। अगर 1/3 क्वेश्चन भी छोड़ भी देते हैं तब भी आपका पीटी क्वालिफाई हो रहा है। अच्छी बात इसके साथ है। और वो जो पेपर है, अगर पेपर को आप सामने रख के, जब भी मैं, अदरवाइज कई एग्जाम के लिए होता है कि जब आदमी तैयारी करता है और पेपर के सामने जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मुझसे ये नहीं होगा। बीपीएससी का तरीका ये है कि जब आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगे तो आप कहां चले जाइए, कहां चले जाइए? क्वेश्चन पेपर पे चले जाइए। जब आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगे तो अगर आपके पास बीपीएससी का इंटरव्यू का क्वेश्चन पड़ा हुआ है, अपने यहाँ तो हजारों क्वेश्चन है, यहाँ पे बुकलेट भी पड़ा हुआ है, जो लोग इंटरव्यू देने गए और जब वहां से निकल के आए तो उन्होंने अपना टेस्टिमोनी को पेपर पे लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, जब इंटरव्यू चलते रहता है तो ऐसे हजारों क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तो 10-20 क्वेश्चन, 10-20 कैंडिडेट का जो उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन को, मेंस के पेपर को, 69th का मेंस का पेपर डाउनलोड कर लो, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम तो 69th हुआ है, उसके पेपर को 68th का, 67th का, 66 का। तो जब भी क्या होगा, यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जब भी आपका कॉन्फिडेंस है, पीटी का पेपर भी, आप, कई लोग बोलते हैं कि भाई पैटर्न चेंज हो गया है, पेपर डिफिकल्ट होने लगा है। मैंने जब पेपर 69th का पेपर आया था उसी समय
पूरे 150 क्वेश्चन को एनालाइज करके बताया था, एनालाइज करके कि टोटल आउट ऑफ 150 क्वेश्चन में करीब 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिसको कि आप बोल सकते हैं कि अतुल प्रसाद जी ने कुछ उसमें उसको डिफिकल्ट का मतलब क्या हुआ, थोड़े मैंने ऑप्शंस बढ़ा दिया था, 1 2 3 4 इस तरीके से कर दिया था। टोटल हमने 150 क्वेश्चन को आज भी आपके सामने पेपर करके, जो कि बोला जाए कि सिंगल लाइन का नहीं था। सिंगल लाइन का मतलब होता है स्टेटमेंट और 4 ऑप्शन, ऐसे नहीं थे, ऐसे टोटल क्वेश्चन थे 25। और इस 25 को लेकर के लोग बाजार में घूमते रहते हैं कि पेपर बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया है, जबकि इस 25 का क्या रोल है। चलो आपने जैसे ही देखा कि 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन के अलावा 1 2 3 वाला है, हमने कसम खाया हो कि हम इसको नहीं करेंगे। देखें बीपीएससी को कैसे, तब भी आपके पास करने के लिए कितने क्वेश्चन थे, 125 क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। 125 क्वेश्चन आपके पास करने के लिए थे, और 125 में से जनरल कैटेगरी को कितना चाहिए, 91, लड़कियों को कितना चाहिए, 86। आप छोड़ दो ना एक 25 क्वेश्चन को, तब भी 125 क्वेश्चन में से अगर 86 मुझे लाना है, 85, 87, 89 इस तरीके से अगर लाना है तो आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि आपके सफलता में पेपर बाधक नहीं है, आपकी सफलता में आपका प्रिपरेशन बाधक है। अगर प्रिपरेशन ठीक से करके जाओगे तो पेपर क्या होगा, पेपर अच्छा जाएगा। चेयर ले लो, इधर यहां बैठ लो, इधर बैठो, इस वाले में देखो। अब ये दिक्कत आएंगी कि सब क्या होता है, जो पहले आता है वो भीतर बैठता है। इधर बैठ लो। तो आप समझ रहे हैं, मैंने सारा दोष कहां है, सिलेक्शन नहीं होने का सारा दोष कहां है, किसके ऊपर है, मन का जीता जीत है, मन का हारा जो जीत गया मन, जो जो जिसका कॉन्फिडेंस है वो जीत जाता है, जिसका कॉन्फिडेंस नहीं है वो, क्योंकि आप ही में से जब जाओगे, जब उसमें चेयर उधर से लेकर निकाल के देखो, बैठो, तो उसमें क्या होता है, आप ही जब जाते हैं, जब आप जाके वीडियो सीओ को देखिए। फिर दूसरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका क्या है, एक तरीका यह है कि पेपर पे जाओ, पीटी का पेपर निकाल के देखिए, आपको आश्चर्य होगा, साइंस का पेपर, ज्योग्राफी का पेपर, कि कैसे कैसा क्वेश्चन, वहां पॉलिटी का कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चूंकि आप भाई सालों भर टाइम उसी पे दे रहे हैं, तो ऐसा ऐसा जो क्वेश्चन पूछा हुआ पेपर पे, मेंस के पेपर पे जाके देखो, हिस्ट्री कल्चर का पेपर, करंट अफेयर्स का पेपर, पॉलिटी का पेपर, कास्ट पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राज्यपाल और भूमि सुधार, यही सब क्वेश्चन सारा पूछा हुआ है। साइंस टेक्नोलॉजी में जाके देखो कैसा पेपर पूछा हुआ। तो एक तरीका हुआ कि जब कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगे तो कहां चले जाइए, पेपर के ऊपर। जबकि होता क्या है, उल्टा होता है, जब पेपर देखता है तो आदमी, अब यूपीएससी का पेपर आप देखेंगे कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाएगा, आईआईटी का पेपर उठा के दे दे तो 90% लोग बेहोश हो जाएंगे कि क्या पूछा हुआ है, आ रहा समझ में। और दूसरा तरीका होता है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, कि जब कभी अपने गांव जाइए तो एक बार बीडीओ सीओ साहब से जाके मिल आइए। जो भी ब्लॉक, एक ब्लॉक में कम से कम 7-8 अधिकारी आजकल पीसीएस हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं, एमईओ हैं, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव अफसर हैं, बीपीआरओ हैं, रेवेन्यू अफसर हैं, ठीक है, एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर हैं, और भी कई सारे पीसीएस अधिकारी आज ब्लॉक में हैं। उनसे मिल आइए, उनसे बात कर लीजिए, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि जब इनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं। उनमें और जिनका नहीं, जिनका सिलेक्शन हुआ और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस था, जिनका सिलेक्शन हुआ वो जानते थे जो एग्जाम में पूछा जाता है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो सब जानते थे, क्या नहीं जानते थे, जो एग्जाम में पूछा गया वो उनको याद नहीं था, और जिसका सिलेक्शन हुआ वो जानता था जिसको कि जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको सब याद था। बैठो, इधर बैठो, यहां बैठो, इधर जाओ, है साफ है, वो नहीं है, ये ले लो। तो उसमें क्या है कि ये सिचुएशन है। तो ये बातें जो हमने बताई, एक बात ध्यान रखिए, सारी सारी बातों का निष्कर्ष तो दो ही होता है। अब तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, बीपीएससी 70 का एग्जाम है, अब आप पीटी पे फोकस करिए, पीटी को अच्छे से दीजिए, पीटी ही है। अब जो होगा सो, जिनका मेंस तैयार नहीं है, जिनका मेंस तैयार नहीं है, अब जो होगा सो 1 अक्टूबर से ही होगा। अब वो इसी 3 महीने में प्रिपरेशन भी होगा, रिवीजन भी होगा, उसी में क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस होगा। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर अगली बार। यूपीएससी 70 एक अच्छा एग्जाम था। तो एक ये चीज है, और दूसरा इसमें से आता है कि पीटी पे फोकस करने के साथ साथ आप जिनके पास 71 का, जैसे 71 का जो प्लान है, जिनका 71 टारगेट है, 71 टारगेट के लिए होता है कि ये टाइम 2 तरीके से होता है। मेंस का तैयारी पहले किया जाता है,
लेकिन एक और आज के डेट में जो यूथ है उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किस बात का चैलेंज है? अपने पूरे दिन को कैसे ऑक्युपाई करें। आप कमरे पे जब बैठते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है? बैठते हैं पढ़ने के लिए, मन नहीं लगता है, तो क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे जाते हैं, और सोशल मीडिया पे जाके फिर कहां पहुंच जाते हैं? रील पर। और इसका भी रीजन ये है कि आज के डेट में लोगों के पास पेशेंस नहीं है। नहीं, या तो ध्रुव राठी कहां पहुंच जाते हैं। आजकल का यूथ किससे पढ़ रहा है? ध्रुव राठी से पढ़ रहा है। अब बताओ, ध्रुव राठी किस दिन के महाज्ञानी हो गए जब उनके पढ़ाई को हम, हमारा अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। अब वो कुछ है कि किस कारण से वो इतना पॉपुलर हो गया, नहीं तो अदरवाइज आप कौन खराब है उससे? भाई आपको अपने अंदर में तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं कि हम उससे क्यों पढ़ें। एक होता है ना कि भाई कोई, भाई सीखने के लिए भी आदमी होना चाहिए, उस तरह का पर्सनालिटी होना चाहिए जिससे कि हम कुछ सीखें। खैर, तो उसमें होता है कि आज के डेट में ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपना टाइम को कैसे यूज करें। 71 का एग्जाम है, अगले साल एग्जाम है 71वीं का, पीटी होगा 30 सितंबर को। तो अभी काफी टाइम है, करीब 12-15 महीना टाइम है। इस 15 महीने को कैसे प्लान करें? वहां पे फिर वही आता है कि जो 71 वाले लोग हैं, तो क्लास में क्या होता है कि जैसे मान लो 4 घंटे अगर आप ले लो, तो अभी से लेकर के 6 बजे तक, और 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, ये 4 घंटा तो आप मजबूरी में पढ़ेंगे। जिसको पढ़ने में मन नहीं भी लगता है तब भी पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय तो है नहीं। भाई एक बार नजर तो चला ही जाएगा वहां पे। तो एक तो ये हो जाए, 4 घंटा ये हो जाता है, और इस 4 घंटे में जो कंटेंट क्रिएट होता है उसको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन करना पड़ेगा तो 4 घंटा और हो जाएगा। और एक आध 2 घंटा सोशल मीडिया, 1 घंटा सोशल मीडिया से ज्ञान ले लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कोई मैगजीन पढ़ लिया, 10 घंटा। और 10 घंटा अगर 6 महीने अगर खींच देते हैं आप, तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, फिर सिलेक्शन हो जाता है। कोई भी आदमी जैसा नहीं होता अपने आप को समर्पित कर देना, अब उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 10 आप खुद ही सोच के देखो, 10 घंटा उसमें लाइब्रेरी में बैठ के, 6 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के और 4 घंटा क्लास में बैठ के, लाइब्रेरी में जनरली पढ़ाई हो जाता है क्योंकि वहां कोई आपसे बात नहीं करने वाला होता है। आप कुर्सी टेबल बैठते हैं, या तो पढ़ते हैं या तो सोते हैं, और नहीं तो कान में लगा करके वीडियो देखते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं। करते तो कुछ जरूर हैं। तो उसमें क्या होता है कि 10 घंटा अगर कोई 5 महीना 6 महीना खींच दे, तो उसको पढ़ने का आदत पड़ जाएगा कि नहीं? और जिसको पढ़ने का आदत पड़ जाए उसको बीपीएससी पास करने से कौन रोक सकता है? चूंकि इसका जो चैलेंज है वो चैलेंज अचीवेबल चैलेंज है ये। फिर देखो बता रहा हूं क्यों। जो चैलेंज है वो अचीवेबल है। मेंस की ही बात अगर करें तो मेंस में आपको पता है जीएस का 2 पेपर है और एक एसए है, और एसए का आधा काम जीएस से हो जाता है। पहली बार बहुत होशियार बनने गए तो उल्टा पल्टा पेपर बना दिए, दूसरी बार में आ गए जीएस के रेंज में। 69 का जी एसए का पेपर उठा के देखिए, ऑलमोस्ट जीएस का एक्सटेंशन है। जबकि अतुल प्रसाद जी बोले थे कि एसए के पेपर को हम जीएस का एक्सटेंशन नहीं बनने देंगे। अब पूरा उलट पलट दिए थे 68 को। लेकिन 69 का जीएस का एसए का पेपर उठा के देखिए, आधा पेपर जीएस का एक्सटेंशन है। हाँ जरूर ऐसे लिखने में थोड़े आपको अलग तरीका, क्योंकि ऐसे लिटरेरी होता है और जीएस ऑब्जेक्टिविटी के साथ होता है। जीएस सीधा सीधा जो भी सेंटेंस है उसको वहां पे जीएस कभी जीएस का आंसर हमेशा फॉर्मल होता है। ठीक है, जीएस में आप कोई कविता कहावत नहीं लिख सकते हैं, एकदम सीधी सीधी बातें लिखना होगा। ऐसे में आपको इस तरह की बातों को, ऐसे लिटरेरी होता है, आप वहीं से स्लोगन से ये स्टार्ट कर सकते हैं। बीच में भी आपको कई जगह स्लोगन का सपोर्ट लेना होता है, क्योंकि ऐसे एक लिटरेरी विधा है और ये जीएस का फॉर्मल होता है। ये ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच यहाँ पे उम्मीद की जाती है। तो अदरवाइज जाएंगे तो कंटेंट को लेकर के होता है। तो इसमें जो अगर ऐसे का हो चाहे ये जीएस का सारे टॉपिक हो, फिर वही बात है कि उसको देखते हैं तो वो अचीव हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा एग्जाम है, फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट काम आपने कर रखा है वो कि बीपीएससी की तैयारी करने का निर्णय अपने आप में बहुत अच्छा डिसीजन होता है। मैं यूपीएससी से भी ज्यादा अच्छा डिसीजन इसको मानता हूँ। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में रिस्क है, ज्यादा रिस्क है। और आज के टाइम पे जिस तरह के चैलेंजेज हैं, जिस तरह का प्रेशर है, जिस तरह का चैलेंजेज है, जिस तरह का कंपटीशन है, अगर बीपीएससी में मान लो एक पोस्ट हमें मिल जाता है तो एक झटके से क्या हो जाता है, आपका अपना कॉन्फिडेंस, रिश्तेदारों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, सारा घट जाता है। और अब आप यूपीएससी की तैयारी करिए। आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। उस समय आप आंसर बताएंगे कि सर आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड इन बीपीएससी एंड आई एम वर्किंग एज एन एसडीएम और बीडीओ सीओ इन बिहार।
तो ये एक सेंटेंस ये बताता है कि ये जो आदमी है वो सिस्टम का आदमी है, ये गवर्नेंस को जानता है, इसको ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। तो सोच के देखो, तो एक अच्छे कॉन्फिडेंस से आधा पढ़ेंगे, आधा अपने आप याद आएगा। अगर सिलेक्शन के बाद आधा पढ़ेंगे, आधा और यूपीएससी में किए और पता चला कि नहीं हुआ, तब बीपीएससी में आए तो ऑलरेडी ऑलरेडी सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, तो उससे तैयारी। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। और अच्छा डिसीजन के बाद फिर क्लास में कोचिंग में पढ़ते हैं तो 4 घंटा यहाँ पढ़ाई हो जाता है। तो वो जो चैलेंज है कि कैसे दिन काटूं, तो आधा दिन कट जाता है, आधा दिन तो और थोड़े दिन तो यहाँ आने जाने के प्रोसेस में कुछ दिन कट जाता है यार। वो कौन क्या बोलते हैं, स्कूल चलो स्कूल चलो, यार दोस्तों से मिलने। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होता है, यहाँ से लौट के जाने के बाद फिर मनोरंजन नहीं होता है। उसके बाद तो अपना माने नॉर्मल कपड़ा पहने और उसके बाद फिर लग जाता है, क्योंकि जो इंटरटेनमेंट था वो कोचिंग में आने जाने में क्या हो गया है। कई लोग होते हैं ना जो, जी कहाँ बिठाएंगे, इधर। सुदामा कहाँ है, हैं? हाँ वो स्टूल पे नहीं बैठेगी, थोड़ा सा चेयर पीछे करो। ये दे दो चेयर, ये चेयर उठा दो, नीचे कोई नहीं है। छोड़ 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 छोड़ो, बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ आके बैठो। ठीक है, तो एक जैसे ये है। अब यहाँ पे हम लोग देखो, अब आ जाओ अपने सिलेबस पे। आप सिलेबस अच्छे से जानते हैं, यूपीएससी पीटी का है 150 क्वेश्चंस है, नहीं 8 सेक्शन है। तो जो 8 सेक्शन है उसमें 8 सेक्शन है। एक इकोनॉमी से ही स्टार्ट कर लो, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। दूसरा पॉलिटी, राज व्यवस्था। तीसरा हिस्ट्री। और नेक्स्ट ज्योग्राफी, भूगोल। तो ये 4 तो आप बचपन से देख रहे हैं एसएसटी के रूप में, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और उसके बाद इस 4 ह्यूमैनिटीज के पेपर के साथ बिहार में एक और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं बिहार विशेष या बिहार स्पेशल, एक्स्ट्रा हो जाता है ये, नहीं। और तो ये 5 हो जाता है ह्यूमैनिटीज का टोटल सेक्शन। फिर एक और उसको ह्यूमैनिटीज माने चाहे जैसे माने, वो क्या मानेंगे उसको, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये भी आधा 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 ह्यूमैनिटीज वगैरह मान सकते हैं। टोटल कितना हो गया, 6। और एक और हो गया साइंस, साइंस या विज्ञान, ठीक है। और 8वां कौन सा हो गया, मैथ, मैथ एंड रीजनिंग। तो ये टोटल 8 सेक्शन हैं, नहीं। इस 8 सेक्शन को तैयारी आपको अच्छे से करना है। तो मेरा जो अपना अप्रोच है वो इस मामले में बीपीएससी को ध्यान में रखे ये बोलता है कि जब भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि कहां से पढ़ूं, नहीं सोर्स, सोर्स की बात आती है। और सोर्स से रिलेटेड नॉलेज है, क्योंकि फिर यहां पे एक पॉइंट है कि ये जो एग्जाम हॉल है, क्या यहां पर एक ही चीज काम करता है, वो क्या काम करता है, ज्ञान। यही काम करता है ना, ज्ञान काम करता है।
और ज्ञान के लिए क्या जरूरी है, ज्ञान कैसे मिलेगा? एक को 10 बार या 10 को एक बार? एक को 10 बार। अच्छा, फैन चला लें। एक को 10 बार कि 10 को एक एक बार? एक को 10 बार। ठीक है, कहां से आएगा? आ रहा समझ में? कहां से आएगा ये? अरे जो भी नोट्स, और नोट्स पहले भी बनता था। पहले जो नोट्स बनता था उसमें होता क्या था कि नोट्स कोई और बनाता था, क्योंकि कोचिंग का उस समय प्रचलन कम हुआ करता था, 1990 वगैरह के आसपास की बात बता रहा हूं। तो दो तरह के लोग होते थे, कुछ लोग कोचिंग करते थे, कोचिंग करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, और कुछ लोग खुद से करते थे। कुछ लोग खुद से, कुछ लोग कोचिंग से। कोचिंग बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, जबकि कोचिंग के साथ सबसे अच्छी बात होती है, इंटेलिजेंट आदमी को ही ट्यूशन और कोचिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी को थोड़ा सा कुछ डाउट हुआ, उसको वो क्लियर करते गया, चीजें क्या हो जाएंगी, तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। तो लोग खुद से नोट्स बनाते थे, और बहुत बार हम लोगों ने ये सुना कि नोट्स किसी और ने बनाया और सिलेक्शन उसके रूम पार्टनर का हुआ। क्यों? उन्होंने क्या किया, रूम पार्टनर के जो आपने बनाया 100 पेज का, रूम पार्टनर ने उसमें से फिर अपने काम का 40 पेज निकाल लिया। आपने 1000 पेज में से 100 पेज बनाया था, और उसने 100 पेज में से 40 पेज बना करके उसको रट गया वो। और एग्जाम हॉल में तो चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, नॉलेज ही काम आएगा। अगर नॉलेज नहीं है, परसेप्शन है, एक एक बार पढ़े हुए हैं तो परसेप्शन होगा, और परसेप्शन होगा तो 4 में से चारों विकल्प सही नजर आएगा। ये होता है ना। अगर आपको नॉलेज नहीं है उस टॉपिक का तो चारों विकल्प सही नजर आएगा, और अगर नॉलेज है तो एक सही है, एक सही होगा। नॉलेज जरूरी है, मेंस में भी वही हाल है। भाई नॉलेज होगा तभी। मान लो हमने कोई डायग्राम बनाया, 2 लाइन लिखा, डायग्राम बनाया, तो वहां याद रहेगा तब तो लिखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट क्या है, कृत्रिम बुद्धि के घटक क्या हैं, तो याद रहेगा तब तो लिखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कहां कहां यूजेज हैं, याद रहेगा तब तो। उसके बेनिफिट्स क्या हैं, याद रहेगा तब तो। तो यहाँ पे क्या है, याद की भूमिका है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नैनो टेक्नोलॉजी या बाकी जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी या डिफेंस टेक्नोलॉजी बिना याद के नहीं लिखाएगा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, राजनीति का अपराधीकरण है। अगर आपको पूरा फॉर्मेट अगर याद नहीं है तो आप एग्जाम वाले को 3 घंटे में ढेर सारा वर्ड लिखना है, 3,500-4,000 वर्ड लिखना है, और 3,500-4,000 वर्ड बिना याद के नहीं लिखा जा सकता। सोचेंगे तो कितना देर सोचेंगे, 3 घंटे में सब कहानी खत्म हो जाएगा। तो याद होना जरूरी है। तो उसमें क्या आ जाता है कि ये स्टडी मटेरियल यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है, और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये स्टडी मटेरियल। अब बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 स्टडी मटेरियल होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक स्टडी मटेरियल है यहाँ पे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको नॉलेज का एक बेस दे देता है, कंसेप्ट प्लस फैक्ट। ठीक है, कंसेप्ट विथ फैक्ट दे देता है वो। उसके बाद बारी आती है प्रिंटेड नोट्स की। ऑलमोस्ट उस रेफरेंस में, उस संदर्भ में नियर टू क्रिएट किया जाता है। और सबसे उसके बाद आता है क्लास नोट्स का। तो इसमें पढ़ने का तरीका क्या है भाई, जिसके पास सबसे कम टाइम है, और हमने खूब देखा है कि ये क्लास नोट्स, क्योंकि एक टीचर अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर क्रिएट कराते हैं उसको। नॉलेज और एक्सपीरियंस भी वहां पे होता है, जो पेपर ध्यान में रहता है उसको ध्यान में रख के ये तैयार कराते हैं। आपके पास नॉलेज हो सकता है, आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस समय से आता है। तो एक्सपीरियंस कैसे बनवाते हैं? तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर तीनों पढ़ सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सके तो एक चीज जो कम से कम जरूर पढ़ जाए, वो कौन सा होता है? ये क्लास नोट्स होता है। और क्लास नोट्स का एक और इंपॉर्टेंस है, क्लास नोट्स भी 3 मोड में है। एक है कि आपको मिल जाए, कोई पीडीएफ उसका मिल जाए, आप प्रिंट निकाल लें, एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका उसका क्या हुआ कि आपको कोई उसको सुना दे, उसको पढ़ के कोई सुना दे। घर में कोई बेरोजगार है, उसको पकड़ा नहीं, 5 रुपए का आइसक्रीम खिलाने का बहाना दिया, बोला कि पढ़ो अब इसको, हम थोड़े। एक होता है सुन, कोई पढ़ के सुना दे, और तीसरा होता है देखकर सुनकर पढ़ना। वाला वाला क्या हुआ
जैसे रेडियो पे जो कमेंट्री आता है किसी मैच के बारे में, आप अखबार में मैच के बारे में पढ़ते हैं, आप रेडियो पे सुनते हैं, और टीवी पर ज्यादा बॉल टू बॉल स्टोरी किसमें याद रहता है? देखने वाले में याद रहता है ना, देखने वाले में याद रहता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो नोट्स है, इस नोट्स के साथ अगर एक टीचर भी इन्वॉल्व हो जाए तो काम आसान हो जाता है। तो ये वो स्टडी मटेरियल है। तो इसलिए हम बार बार अस्थाई इसमें एक चीज पे बल देते हैं। जो मुखर्जी नगर में सबसे बड़ी त्रासदी है, सबसे बड़ा ट्रेजेडी है मुखर्जी नगर का, हिंदी मीडियम यहाँ से आईएएस में गायब हो गया। जबकि एक जमाना था कि एक बार 46 लोग अपने यहाँ से सिलेक्शन पाए थे। ये तो फोटो थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। 46 लोग पास किए थे। वो जमाना 2010-11 का, ये जो सीसेट लागू हुआ था उसके जस्ट पहले का जमाना था। होता क्या था कि उसमें जो टीचर आते थे वो सारे टीचर आकर के खुद लिखवाते थे। भाई टीचर का भी इंपॉर्टेंस इसी बात में है कि वो आकर के क्या करें, लिखवाएं। तो लिखवाने में बहुत रिस्क होता है। इस बात क्या होता है, आपका टीचर का सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, कंटेंट होता है, ये सब बातें होती हैं। तो आपका एक कॉपी बन जाता था। अगर उस कॉपी को हटा दें, अब आज इकोनॉमी का पीटी का कॉपी अगर जो हम कराने जा रहे हैं अगर उसको हटा दें तो आप खोज लीजिए इकोनॉमिक्स का पीटी। और उसी को तो मुखर्जी नगर में क्या हुआ कि जैसे जैसे कोचिंगें आगे बढ़ती चली गई, एक तो थोड़े सब स्टैंडर्ड टीचर हो गए। सब स्टैंडर्ड टीचर का मतलब जो एसएससी टाइप के एसएससी पढ़ाने वाले लोग थे वो मेंस पढ़ाने के लिए आ गए। फाउंडेशन का बैच हो गया, मेंस कंप्री हो गया। एक ही बैच में इकोनॉमिक्स में एक टीचर खड़े हुए, उसी जो पढ़ा रहे हैं उसी में पीटी मेंस दोनों शामिल हो गया। जबकि पीटी का सिलेबस अलग था, मेंस का सिलेबस, यूपीएससी का पेपर उठा के देखो, मेंस का सिलेबस में 40% एग्रीकल्चर है केवल। और वो एग्रीकल्चर के साथ त्रासदी दिक्कत उसके साथ ये है, इकोनॉमिक्स वाला छोड़ देता है कि ज्योग्राफी वाला पढ़ाएंगे, और ज्योग्राफी वाला छोड़ देते हैं कि इकोनॉमिक्स वाले पढ़ाएंगे। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड बैंक वगैरह जो है वो सेकंड पेपर में है। आईआर वाले छोड़ देते हैं कि इकोनॉमिक्स वाले पढ़ाएंगे, और इकोनॉमिक्स वाले छोड़ देते हैं कि वो तो सेकंड पेपर में है, पेपर 3 में नहीं है वो। तो ये यूपीएससी के साथ क्या हुआ कि वो कॉपी गायब हो गया कोचिंगों से। और इंग्लिश मीडियम का बच्चा फिर भी मैनेज कर लेता है नोट्स वगैरह को, अपना जो भी एग्जाम की जरूरत है उसको किसी तरीके से वो मैनेज कर लेता है। हिंदी मीडियम का बच्चा उतना, हिंदी मीडियम का बच्चा इस टीचर के आंख से एग्जाम हॉल को देखता है। और टीचर ने क्या किया कि सब अच्छी अच्छी बातें आकर बताया, कॉपी में कुछ नहीं गया। और कॉपी में कुछ नहीं गया, 2 दिन बाद जब आपको उस क्लास को सोचने की बारी आई तो आपने देखा कि जहां से शुरू हुआ था वहीं तो कुछ है ही नहीं। तो अब पूरा कोचिंग खत्म हो गया, पता चला कि कोई हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं जिसको मैं रिवाइज करूं। और मेंस और प्री को दोनों को उन्होंने मिला दिया। एक थोड़े पीटी टाइप के टीचर हो गए, पैरामाउंट के डी कैंपस से लोग निकले, और सब लोग जाकर के कम फीस कम पेमेंट के नाम पर बड़ी बड़ी कोचिंगों में, आज दृष्टि में जाओ तो एक कोई सीनियर टीचर नहीं है। विकास जी पढ़ाते नहीं है, खाली रील बनाते हैं, वो पढ़ाते नहीं है। और अदरवाइज सारे जो सीनियर टीचर थे वो सब वहां से, और सारे बच्चे वहां पे हैं। तो बच्चे उनके पास हैं और टीचर नहीं है, तो कहां से हिंदी मीडियम में रिजल्ट आएगा? अस्थाई इसमें हम लोगों ने शुरू में ही क्या किया, सेम यही इकोनॉमिक्स हम पीटी का अलग पढ़ाएंगे, मेंस का अलग पढ़ाएंगे। जब मेंस पढ़ाएंगे तो उसका ओरिएंटेशन अलग होगा, जब पीटी पढ़ाएंगे तो उसका ओरिएंटेशन अलग होगा। उस तरह से हिस्ट्री अलग पढ़ाएंगे, वहां अलग पढ़ाएंगे, पॉलिटी अलग पढ़ाएंगे, अलग पढ़ाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शुरू से ही हमने इस चीज को मेंटेन रखा। और इसीलिए हमने देखा है पिछले, अब तो पता नहीं चलता है, ये लाइन का लाइन सब पास कर जाते थे, पूरा से लाइन सब पास कर जाता था। एक बैच था जिसमें एक लड़की फेल करी थी, बाद में उसका भी वीडियो में हो गया था। हमको याद है चूंकि हमारा केमिस्ट्री का किताब उठा के लेके चली गई थी, लीव देखने के लिए, उसका केमिस्ट्री ऑप्शनल वगैरह कुछ था इंटरव्यू के नाम पे, और वापस नहीं करी। और उसका भी इसलिए दिक्कत हुआ कि वो इतना नौकरी छोड़ी थी बिहार में, तो ले लो वहां पे, ये इस पे बैठ लो, इतना नौकरी वो छोड़ी हुई थी कि सबका उसी बैच में था कि लड़कियां कितनी हैं, ज्योति ज्योति एक है, 60-62 की बात कर रहा हूँ, पूरा लाइन पास कर गया था। तो हम लोग खालसा कॉलेज में सेमिनार कराए थे, उसका बहुत सारा फोटो है पड़ा हुआ एक साथ उनका, पूरा लाइन का लाइन पास कर गया। में क्या होता था फिर वही बात थी कि एक नोट्स हो गया, और उस नोट्स के ऊपर जनरली लड़कों की तुलना में लड़कियां ज्यादा भरोसा करती हैं, और लड़कियों में भी जो गांव में कहीं बहू बन के है वो तो और भरोसा करती है। मान लो कोई बेतिया में किसी गांव में है,
शादी उदी हो गया है और पता चला कि सारे घर के काम को करने के बाद उसके पास जो टाइम मिला उतने में उसको पढ़ना है, लेकिन उसको स्ट्रांग एक विल है कि मुझे, और उसको जब इस तरह का ये एक मिल जाता है या रिकॉर्डिंग या लाइव क्लास करके, तो उसको देखा हमने कि सबसे ज्यादा अपने यहाँ सिलेक्शन होता है ऐसे लोगों का जो कहीं इंगेज्ड हैं। उसके बाद लड़कियों का, लड़कों में जो नौकरी में है सबसे कम किसका होता है? जो नेहरू विहार मुखर्जी नगर में रहते हैं। क्यों? बात नहीं मानते हैं। इसका ये 100% सही नहीं है कि क्या हमने कहा बात नहीं मानते हैं, और बीपीएससी में बात मानना बहुत जरूरी है। तो बीपीएससी का पूरा एग्जाम बात मानने का एग्जाम है। बात मानने का एग्जाम मतलब क्या? कि वो हिस्ट्री कल्चर का 17-18 टॉपिक है, वो तोते जैसा आपको याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं बात मानना। ठीक है, एक लड़की जो गांव में कहीं है वो मान जाएगी इस बात को, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। उतना ही पढ़ सकती है, उतना ही याद कर सकती है। और पेपर 69 का पेपर उठा के देख लो, कितना दिन हुए? थोड़ा दिन, ज्यादा दिन तो हुआ नहीं। और देख लो कि ये जो बात बता रहा हूं ये बात हम पहले भी बताए होंगे, लिस्ट भी बनवाए हुए हैं टॉपिक्स का। तो बीपीएससी का एग्जाम कहा जाए एक तरह से बात मानने का एग्जाम है। बात मानने का मतलब क्या हुआ? हिस्ट्री कल्चर में 17-18 टॉपिक, डेटा इंटरप्रिटेशन में 4 टॉपिक, करंट अफेयर्स का कुछ नेशनल कुछ इंटरनेशनल, उस तरह से पॉलिटी में जा रहे हैं, उस तरह से इकोनॉमी में जा रहे हैं, ज्योग्राफी में जा रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। बात मानने का एग्जाम है ये। उतने को पहले याद करके तब जनरली लड़के क्या करते हैं, कम बात मानते हैं। लेकिन फिर बीपीएससी के साथ अच्छी बात है, बिहार लोक सेवा आयोग का, मुख्यमंत्री जी का के साथ अच्छी बात है कि आज मुखर्जी नगर नेहरू बिहार की धरती, आज से 8-9 साल पहले जो वरिष्ठ बिहारी लोग होते थे उनसे भरा रहता था। नहीं समझे? जो एक बार तैयारी करने यहां से आए, वो क्यों यहां से जाएंगे, क्या करने जाएंगे? तो क्या करते थे? यहीं रहते थे। आज की डेट में पूरा मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार, ये जो धरती है वो वरिष्ठ बिहारियों से मुक्त है। और आप भी जानते हैं कि सब क्या हुआ, सब सिलेक्ट होकर चले गए। एक बार, 2 बार, 3 बार लगा और टाइम लगा। कभी किसी कोई मेंस मेंस कभी पीटी फेल किए, कभी मेंस फेल किए, कभी इंटरव्यू फेल किए, फिर हो गया सिलेक्शन। लेकिन और आज के डेट में पूरे गांधी विहार, नेहरू विहार में आप सर्वे करके देखो, कोई भी बच्चा जो ऐसा नहीं होगा जो 3-4 साल से ज्यादा से होगा। इतना रेगुलर बीपीएससी का एग्जाम हुआ। 56-59, 60-62, 2018 में 56-59 का रिजल्ट आया था जून में। उसके तुरंत अक्टूबर में आया था 60-62 का फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट आया था। हमने एक साल में 2 सेमिनार कराया था, 56-59 का और 60-62 का। उसके बाद से फिर 63 आया, 64 आया, 65 आया, 66 आया, 67 आया, 68 आया, ये सारा आया। इस बीच में 2 बार सीडीपीओ आया, इसके अलावा एओ आया, डबल एओ आया, प्रोजेक्ट मैनेजर आया, सारे जितने थे सब यहाँ से। अब 69 का रिजल्ट अभी आने वाला है 8-10 दिन में। अभी एग्रीकल्चर ऑफिसर का आया हुआ 1000 सीट है, 3000 रिजल्ट आया था। ठीक है, तो ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे, एग्रीकल्चर के जितने बीएससी एग्रीकल्चर हैं सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अब 2000 अभी आ रहा है। तो 2000 अभी जैसे कि अफवाह है, तो ये 2000 सोचो मुखर्जी नगर का तो माटी उटी भी उठ जाएगा यहाँ से। जो भी सिंसियरली पढ़ेगा वो सब 70 में निकल जाएगा। फिर उसके बाद 71 की बारी आती है। बीपीएससी इसके 71 के 70 के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ 1000 सीट आ रहा है उसका बीईओ का, बिहार एजुकेशन अफसर का, और 1000 ऐसा है अफवाह। लेकिन स्ट्रॉन्ग बिलीव करने की भी बात है कि भाई हो सकता है कि ऐसा 70 आज तक का सबसे अच्छा बीपीएससी का एग्जाम होगा। आज तक का सबसे अच्छा एग्जाम बीपीएससी का 64वीं है। एसडीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक का सबसे अच्छा एग्जाम 60-62 है। 250 एसडीएम के पोस्ट थे। लेकिन सीट की संख्या की दृष्टि से जाएंगे तो सबसे अच्छा एग्जाम 64वीं है, और अब आ रहे हैं सबसे अच्छा एग्जाम 70वीं। ठीक है, तो ये चीज इससे आता है। तो ज्ञान, फिर ये नॉलेज, तो फिर वही बात है कि आप अपने आप की अपनी तैयारी को इवेल्युएट करिए इस आधार पे कि आपके पास ये जो 8 सेक्शन हमने लिखा, इस 8 सेक्शन में कितने का कॉपी है। ठीक है, यही मैटर करता है। जितने का कॉपी होगा उतने दूर तक आपका कॉपी होगा, तो फिर पढ़ लेंगे आप। फिर उसी तरह से मेंस में 7 सेक्शन है। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, डीआई, करंट अफेयर्स। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी। 7 हुआ। एसए का 3 सेक्शन है, 3 कॉपी। तो 3 वो 7, 3 10, टोटल 10 कॉपी चाहिए मेंस में, और 8 कॉपी चाहिए मैथ रीजनिंग का भी कॉपी चाहिए।
जो मैथ रीजनिंग का आप डिसाइड कर लीजिए कि मैथ रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक आपको करके जाना है। भाई 10 क्वेश्चन आएगा, 10 में 10 ना हो, कम से कम 5-6 तो हो जाए। 5-6 पर भी अगर ठीक से हो जाता है तो 150 में 150 तो सही करना नहीं है भाई। 6 क्वेश्चन भी अगर हमारा सही ढंग से 10 में हो जाए तो हमारा बहुत हुआ, मैथ ने अपना काम कर दिया। तो उस 6 के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारा फॉर्मूला होता है। 10 संतरा 100 रुपए में, 2 संतरा सड़ गया तो कितना, अब एक संतरे का क्या दाम है, इतने का खरीदा इतने का बेचा। ठीक है, ये जो होता है सबका ट्रिक होता है, बीपीएससी में ट्रिक की जरूरत होती है। तो ऐसे 8-10 का यहां पर भी एक 5 रुपए वाला कॉपी खरीद लीजिए, 10 रुपए वाला, जो बड़ा वाला कॉपी का आधा होता है, और उसमें जितना फॉर्मूला वगैरह है उसको पास आपको करना है। ध्यान रखिए, इंटेंसिटी हमारी व्याख्या करने से थोड़ी पास कर जाओगे। पास किसको करना है, पास तो कैंडिडेट को करना है। तो तरीका तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हम मैथ रीजनिंग में, कैसे हम, तो वो कहा जाता है कि पास करने की जो इंटेंसिटी है, पास करने की जो चाहत है, वो आप तय करेंगे। ठीक है, हम लोगों का काम है असिस्टेंस के रूप में जो भी आपकी जरूरत है उसको पूरा करते रहना, लेकिन आपको 150 क्वेश्चन को आपको जीना पड़ेगा। क्लियर है। और इसमें फिर वही बात है कि हमेशा कोचिंग की उपयोगिता इसी बात में है कि वो 8 कॉपी आपका मेंस, पीटी का 8 कॉपी और मेंस का वो 7-3-10 कॉपी यहाँ से तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो टीचर तैयार करा रहे हैं वो अच्छे टीचर हैं, जो टीचर तैयार नहीं करा रहे हैं वो अच्छे टीचर नहीं है। क्योंकि वो अगर छोड़ देंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। और जब वो एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर वो तैयार नहीं करा पाए तो आप अपने से कहां से कर लेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि उन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया। कर लीजिए, चलो हेडिंग डाल दो इकोनॉमी। भारतीय, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था प्लस बिहार अर्थव्यवस्था। हम लोग इसी के साथ में बिहार अर्थव्यवस्था भी करेंगे। इंडियन इकोनॉमी प्लस बिहार इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी प्लस बिहार इकोनॉमी। सोर्सेज क्या हो जाएगा इसके लिए, सोर्सेज तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होगा, क्लास नोट्स। के बाद जाएंगे तो प्रिंटेड नोट्स। प्रिंटेड नोट्स इसका अब मिलेगा, अभी अभी वाला नोट्स मैं रुकवा देता हूं, अभी मत लीजिएगा इकोनॉमी का प्रिंटेड नोट्स, क्योंकि अभी वो आ रहा है, बजट आ रहा है, 23 तारीख को बजट आ रहा है। इस बार का बजट, रेगुलर जो बजट है वो 23 तारीख को आ रहा है, 22 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे आएगा, 23 तारीख को बजट आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग नोट्स को अपडेट होकर के तब फोटोकॉपी होगा। ठीक है, तो उस नोट्स को लीजिएगा। अब पुराना वाला जो लास्ट बजट है उसके आधार पर लेने से फिर फायदा नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में, फिर सारा डेटा चेंज हो जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा, पैसा दे देना तो मिल जाएगा, फ्री करवा देंगे क्या। हाँ, मिल जाएगा। कितना कितना सीरियस होकर पूछ रहे हैं आपको, हम लोगों को मिल गया है तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कौन सा चीज है जो नहीं मिलेगा, सब तो मिल ही रहा है। वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कुछ जुगाड़ कर लेना, एक को मिलेगा तो उसे फोटोकॉपी करा लेना क्या। इसी को बोलते हैं ना, देर देर इज ए विल, देर इज ए, देर इज ए विल, देर इज ए वे, ये एक्सप्रेस वे। देर इज ए विल, देर इज ए एक्सप्रेस वे। जहां चाह वहां राह, वो पुराना जमाना था, अब नया जमाना अलग आ गया, प्रिंटेड नोट्स। अब इसके बाद, अब देखो एनसीईआरटी इसका ज्यादा काम का नहीं है, इसका एनसीईआरटी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे जाना पड़ेगा, जैसे बजट, ये काम का है, क्योंकि बजट में आपकी जरूरत की सब चीज है। और बजट दोनों कौन कौन सा, बिहार और सेंट्रल, ये आ गया है, ये ऑलरेडी है, ये आ गया है, ये वाला नहीं आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अभी नहीं आया है, अब आ रहा है। और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा, इसका बिहार वाला आ गया है, बिहार का है,
और उसका नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नहीं आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ये इसके अलावा जाएंगे तो एक और आप कभी यूज करिएगा, जरूर यूज करिएगा, क्योंकि हम ग्रुप में कई बार टेलीग्राम पे डालते रहते हैं। वो होता है इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं उसको। इन्फोग्राफिक्स का मतलब होता है, एक्स के साइट पे जाओगे जिसको पहले ट्विटर बोला जाता था, उसमें बिहार गवर्नमेंट ने अपना, बिहार गवर्नमेंट का अपना होता है आईपीआरडी, इसका भी अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, सूचना एवं संचार विभाग। इसके लिए भी जितने पत्रकार थे, पत्रकारों को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो अपने यहाँ से एक अतहर थे, तो अतहर का हुआ है सिलेक्शन उसमें, इस वाले में। और वो जो पत्रकारों का जो अपॉइंट किया गया है वो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर होंगे, वो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, हिंदी में क्या होगा, जन सूचना एवं संचार विभाग, विभाग। तो इसमें हर जिले में होते हैं, और इनका काम क्या होता है, जिले में जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उसको मीडिया को देना या अपने सोशल मीडिया पे डालना। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आईपीआरडी को अगर फॉलो कर लेते हैं ट्विटर पे आप, तो बिहार सरकार अपना इंफोग्राफिक्स बनाते रहती है। मुख्यमंत्री के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं, माने महिलाओं के लिए या एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप 4, क्योंकि आजकल इसी जमाना है भाई, जो आप कम करिए ज्यादा बताइए, नहीं तो बिहार सरकार तो करके बताती है, ये अच्छी बात है उनके साथ। तो वो इंफोग्राफिक्स जो देते हैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, उस साइट को फॉलो करेंगे और सेव करते रहेंगे। या फिर एक और तरीका बड़ा अच्छा आजकल आया हुआ है कि बिहार गवर्नमेंट के स्कीम, अगर उसका व्हाट्सअप फॉलो कर लेते हो तो अपने आप ही बिहार गवर्नमेंट के सारे इंफॉर्मेशन उस पर आते रहते हैं। मेरे पास है, मैं उसको फॉलो कर रखा हूं, देखो उसी को ग्रुप में शेयर कर देते हैं। बिहार गवर्नमेंट का बिहार स्कीम रोज उसमें आते रहता है, देखते हैं कि, चलो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मैंने उसको फॉलो कर रखा है। तो बिहार सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे ये है, और दूसरा हुआ ये, तो इसमें ट्विटर एक्स अकाउंट है, ये इसको फॉलो कर लीजिए, यहाँ से मिलेगा। और दूसरा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के ऊपर भी आप चले जाइए, यहाँ से भी मिल, दोनों जगह से मिल जाएगा। तो ये सोशल मीडिया से जुड़े रहने का फायदा, ये वाले से जुड़े रहने का फायदा ये होगा कि बिहार में जो भी लेटेस्ट हो रहा है वो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, अदरवाइज बाकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हैं तो पीआईबी, पीआईबी का साइट है, या एक और होता है पीआरएस, पीआईबी और पीआरएस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये सोर्सेज की बात है। अब लिख दो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स या विषय, विषय सूची, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। अब लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में जो एक टॉपिक है जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन और दूसरा टॉपिक है वो पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं, बीपीएससी में आज तक कभी जो दूसरा टॉपिक बता रहे हैं वहां से तो क्वेश्चन आया है, लेकिन जो पीटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मेंस में नहीं है, और उस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। दो होता है, एक होता है जैसे पब्लिक फाइनेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है या स्टेट गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का बजटरी सिस्टम उसको बोलते हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की बजटीय प्रणाली। और केंद्र और राज्य को बजटीय प्रणाली की जरूरत क्यों है भाई, राज्य सरकार को कहां कहां से पैसे आएंगे और कहां कहां पैसा जाएगा, तो जो जाएगा इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कर्नाटक सरकार ने बड़ा सारा खटाखट स्कीम लॉन्च कर रखा है कर्नाटक में, तो आज के अखबार में छपा हुआ था कि बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों द्वारा कर्नाटक में विरोध किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के योजनाओं के लिए जो पैसा था वो कर्नाटक सरकार खटाखट योजना के तहत बांट रही है। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में है भाई, राज्य सरकार के जो पैसे आते हैं उसके दो खर्चे होते हैं, जो भी पैसा उनके पास आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और अपने सोर्सेस से आता है।
दो हुआ। अभी जो ये पैसा आया तो वो दो तरीके से खर्च होता है। एक होता है सैलरी पेंशन बांटने के लिए, क्योंकि राज्य सरकार के पास बहुत बड़ा ढांचा होता है। कहा जाता है आज इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी गड़बड़ी ये है कि सारे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और सारे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर ये राज्य के पास है। क्या हमने कहा? सारा महत्वपूर्ण आय का स्रोत केंद्र के पास है और सारा महत्वपूर्ण खर्च का जगह राज्यों के पास है। कैसे? राज्य के पास अपना प्रशासनिक ढांचा है पटना के लेवल पर, मुख्य राज्य, जैसे यहाँ राष्ट्रपति है वैसे वह राज्यपाल है, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री है वैसे वहाँ मुख्यमंत्री है, जैसे यहाँ मंत्री है वैसे वहाँ मंत्री है, जैसे यहाँ केंद्रीय सचिवालय है जो वहाँ वैसे पटना सचिवालय है। ठीक है, लेकिन इनके पास अब उसके नीचे वाला नहीं है, राज्य के पास है। कौन कौन सा? उनके पास जिला कलेक्टेरिएट है, ब्लॉक लेवल पे है, पूरा उनके पास ढांचा है, पटना से लेकर के जिला स्तर से लेकर के ब्लॉक लेवल से लेकर के पूरा ये ढांचा है। इसके अलावा इनके पास सेना है, इनके पास पुलिस है। किसकी संख्या ज्यादा है, सेना की कि पुलिस की? पुलिस की। उसके अलावा जाएंगे तो इनके पास होमगार्ड है, पुलिस वाले हैं, होमगार्ड वाले हैं। लॉ एंड ऑर्डर राज्य के पास है, एजुकेशन राज्य के पास है, इनके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और केंद्रीय विद्यालय है। वही तो है इनके पास। अब नया कुछ खोल रखा है इन्होंने, वो कस्तूरबा गांधी बालिका और कुछ कुछ इस तरह से खोल रखा है। इनके पास ऐच्छिक है और उनके पास कंपलसरी है। भाई पटना यूनिवर्सिटी से लेकर के और सारे जिलों में यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, ये सारा कॉलेज, तो सारे कॉलेज में तो लोग काम करते हैं ना, तो काम करते हैं तो उनकी सैलरी बनती है। तो सोच के देखो, जुडिशियल सिस्टम इनके पास केवल सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट है और भी। तो सारा एजुकेशन उनके पास, सारा हेल्थ उनके पास, सारा न्यायपालिका उनके पास, सारा प्रशासन उनके पास, क्लियर है। और इनकम, इनकम केंद्र के पास। तो बिहार सरकार के इनकम का 2/3 भाग केंद्र से जाता है और केवल 1/3, 1/3 उनको अपने जनरेट करना होता है। और उसमें भी बिहार ने गड़बड़ी अपने साथ कर रखी है। कौन सा? अन्य राज्यों में जो लिकर से जो एक्साइज ड्यूटी आता है, उत्पाद शुल्क आता है, वो अन्य राज्यों का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। और जो जो आबकारी वाले होते हैं, एक्साइज वाले होते हैं, उनको टारगेट दिया जाता है कि इतना पैसा अगर शराब से नहीं वसूले, माने लोगों को ज्यादा से ज्यादा शराब पिलाओ और उसे टैक्स वसूलो। क्यों जरूरी है ये टैक्स? क्योंकि वो टैक्स उनके पास आएगा तो ये खटाखट स्कीम चलेगा। और बिहार ने क्या कर रखा है? अपना ये गड़बड़ कर रखा है। ठीक है, लेकिन फिर भी बिहार के साथ अच्छी बात क्या थी? आज बिहार सरकार ने आइडेंटिफाई किया है, कितना बड़ा अन्याय है ये, आइडेंटिफाई किया हुआ है कि इनके पास 5.5 लाख पोस्ट है जो खाली पड़ा हुआ है। इसका इकोनॉमिक बेनिफिट ये है कि सरकार को इतने लोगों को सैलरी नहीं देना पड़ता था। तो बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है, बड़ा राज्य है, जिसका रेवेन्यू सरप्लस है। रेवेन्यू सरप्लस मतलब जो घाटे में ना होकर के फायदे में है। और फायदे में क्यों है? सैलरी नहीं जब देना है, और जिसको सैलरी देना है 5,000 7,000, सारा कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर अपॉइंट कर लिए। और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, और मुखिया जी ने क्या किया? अपनी बहू को, बेटी को। और आश्चर्यजनक बात थी कि लोग कुंजिका लेकर के मैथ पढ़ाने जाती हैं, आता जाता तो है नहीं। तो पहले एक बता रहे थे कि 2 लेयर आया। एक लेयर आया जो अपने माने ऑफिस में ही किताब रख लिया, गया, देख के आया, लिखा, फिर भूल गए फिर गया। तो इससे ज्यादा ढीठ थी, उन्होंने क्या किया? उसको उठा के ला करके हाथ में रख करके ए, तो उसके अनुसार सब गड़बड़ हो गया सारा। इकोनॉमिक फायदा इसका क्या था कि सरकार को कम पैसे खर्च करने पड़ते थे, और उसका फायदा यह होता था कि सरकार के पास पैसा बचता था, और उस बचे हुए पैसे को सरकार पूंजीगत व्यय करती थी। पूंजीगत व्यय का मतलब होता है एसेट्स क्रिएट करना, रोड बनाना, पुल बनाना, इस तरह के चीजों पे। तो बिहार इस मामले में एक अच्छा स्टेट था। बिहार सब मामले में अन्य पैरामीटर्स पे नीचे है, लेकिन एक पैरामीटर्स पे बिहार अच्छा था कि बिहार का जो राजकोषीय प्रबंधन है, खजाने का जो प्रबंधन था, वो बिहार का सबसे अच्छा था, बहुत अच्छा था। बिहार सरकार ऐसी सरकार है जिसके ऊपर कर्ज बोझ मिनिमम है।
जबकि वही आप आंध्रा में जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, जो सो कॉल्ड विकसित हैं, इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा